हेलो फ्रेंड्स, एनसीईआरटी साइंस क्लास 10 की इस वीडियो में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हमारा टारगेट चैप्टर है प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन, यानी लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। पूरी चैप्टर को हमने दो पार्ट में कवर किया है, पार्ट 1 और पार्ट 2। ये जो वीडियो है ये हमारा पार्ट 1 वीडियो है। इसमें हम प्रकाश के परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन के बारे में जानेंगे, साथ ही रिफ्लेक्शन से जुड़ी तमाम चीजों के बारे में विस्तार से जानकारी प्राप्त करेंगे। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं और हम समझते हैं कि प्रकाश का परावर्तन होता क्या है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन को हम प्रकाश किरण के माध्यम से ही एक्सप्लेन करते हैं। इसलिए जब तक हमें प्रकाश की किरण समझ में नहीं आएगा हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो हमें समझना है कि प्रकाश किरण होता क्या है, व्हाट इज ए रे ऑफ लाइट। तो आइए सबसे पहले हम प्रकाश किरण को एकदम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि एक सोर्स ऑफ लाइट है। अब इसके सामने एक अपारदर्शक वस्तु रख देते हैं ताकि प्रकाश के गमन में बाधा उत्पन्न हो जाए। अब इसी अपारदर्शक वस्तु में एक बहुत ही महीन छेद ले लेते हैं और इस छेद में क्या होता है कि इस छेद में प्रकाश आगे बढ़ने लगती है एक रेखा के रूप में। तो इसी रेखा को हम कहते हैं प्रकाश किरण यानी ए रे ऑफ लाइट। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि प्रकाश किरण क्या है, जब प्रकाश एक सरल रेखा के रूप में गमन करे तो हम उसे प्रकाश किरण यानी प्रकाश की एक रे कहेंगे। इस प्रकार प्रकाश की किरण को समझने के बाद हमारा अगला टॉपिक है प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक्चुअली में प्रकाश का परावर्तन होता क्या है, आइए इसको हम एकदम प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करते हैं। हम इमेजिन करते हैं कि एक दर्पण है और जब इस दर्पण पर कुछ प्रकाश की किरणें आपतित होती हैं तो क्या होता है, इसको हम देखते हैं कि ये जो दर्पण है ये प्रकाश की किरणों को वापस पीछे की ओर मोड़ देती है। इसी घटना को, इसी परिघटना को प्रकाश का परावर्तन कहा जाता है। यानी कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि कोई भी चमकीला सतह, चाहे वह दर्पण हो या कोई दूसरे चमकीला सतह हो, जब उसमें प्रकाश आपतित होती है तो प्रकाश को पुनः पीछे की ओर मोड़ दी जाती है। तो इसी प्रकाश को मोड़ने की इसी घटना को, इसी परिघटना को हम प्रकाश का परावर्तन यानी रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। चलिए प्रकाश के परावर्तन को समझने के बाद अब हम देखते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम यानी लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। जब कभी भी और जहां कहीं भी प्रकाश का परावर्तन होता है तो ये जो किरणें हैं ये कुछ बेसिक रूल्स हैं, कुछ नियम हैं जिसका पालन करती हैं। तो इसी नियम को ही हम कहते हैं प्रकाश के परावर्तन का नियम। इसको समझने के लिए हम इमेजिन करते हैं एक मिरर का और हम देखते हैं कि इस मिरर पर जो है एक प्रकाश आपतित हो रही है, एक प्रकाश की किरण जो है इस पर इंसिडेंट हो रही है। तो ये प्रकाश की किरणें परावर्तन होने के बाद वापस उसी माध्यम में पीछे की ओर मुड़ जाती हैं। तो ये जो किरण आ रही है इस किरण को हम कहते हैं आपतित किरण और जो किरण टकराने के बाद वापस चल जाती है उसी किरण को हम कहते हैं परावर्तित किरण। और जिस बिंदु पर यह किरण आकर टकराती है मिरर पर, उस बिंदु पर हम एक अभिलंब डाल देते हैं, एक परपेंडिकुलर लाइन डाल देते हैं और इसी लाइन को हम कहेंगे अभिलंब। और ये लाइन जो है ये एक काल्पनिक लाइन है, एक इमेजिनरी लाइन है जिसका वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं है। तो ये जो आपतित किरण है और ये जो अभिलंब है, दोनों के बीच का जो कोण है, इस कोण को कहा जाता है आपतन कोण, जिससे I द्वारा इंडिकेट किया जाता है। ठीक उसी प्रकार परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच का जो कोण है इस कोण को हम R द्वारा इंडिकेट करते हैं, जिससे परावर्तित कोण कहा जाता है। तो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम है वो ये है कि ये दोनों कोण आपस में बराबर होंगी, यानी कोण I जितना होगा कोण R भी उतना ही होगा। तो ये रहा प्रकाश के परावर्तन का पहला नियम। अब देखते हैं कि प्रकाश के परावर्तन का दूसरा नियम क्या है। जो किरण मिरर पर आकर टकराती हैं उससे हम कहते हैं आपतित किरण और परावर्तन के बाद जो किरण वापस लौट जाती हैं उससे हम कहते हैं परावर्तित किरण। और आपतन बिंदु पर जो एक परपेंडिकुलर लाइन ड्रॉ किया जाता है उसको हम कहते हैं अभिलंब। ये क्या है ना, ये मिरर के सरफेस के परपेंडिकुलर एक इमेजिनरी लाइन है। तो परावर्तन के जो सेकंड नियम है वो ये बताती है कि ये तीनों चीज, आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण, ये तीनों चीज एक तल में होगी, एक प्लेन में होगी। यही जो है ये है प्रकाश के परावर्तन का द्वितीय नियम। तो आइए अब हम प्रकाश के परावर्तन के प्रथम नियम और द्वितीय नियम को शब्दों में लिखने की कोशिश करते हैं। तो हमने क्या देखा, प्रकाश के परावर्तन के दो नियम हैं। पहला नियम
आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। और दूसरा नियम जो है वह है आपतित किरण दर्पण के आपतन बिंदु पर अभिलंब तथा परावर्तित किरण सभी एक ही तल में होती हैं, एक ही प्लेन में होती हैं। तो ये दो नियम जो हैं, इसी दो नियम को प्रकाश के परावर्तन का नियम कहा जाता है। अब हमारा अगला टॉपिक है दर्पण यानी मिरर, जिसे हम आम बोलचाल में आईना भी कहते हैं। दर्पण में एक प्रकार होता है समतल दर्पण, जिसे प्लेन मिरर कहा जाता है। ये क्या है? ये वह दर्पण है जो हम अपने घरों में आमतौर पर यूज करते हैं अपना चेहरा देखने के लिए। ये क्या है? ये एक कांच का प्लेन प्लेट है जिसमें एक तरफ सिल्वर किया हुआ रहता है और दूसरे साइड से हम उस मिरर में अपना प्रतिबिंब देखते हैं। ठीक इसी प्रकार दर्पण का अगला प्रकार जो है वह है गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर। ये क्या है? ये कांच का एक प्लेन प्लेट नहीं है, ये किसी स्फेरिकल सरफेस का एक भाग होता है। यानी जब किसी कांच के प्लेट का सरफेस जो होता है वो स्फेरिकल हो, प्लेन ना हो कि स्फेरिकल हो, और उसके एक साइड सिल्वर किया हुआ रहे, चाहे बाहर या अंदर, तो उससे जो दर्पण बनती है उसे हम गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर कहते हैं। अब आइए स्फेरिकल मिरर के बारे में कुछ और जान लेते हैं। गोलीय दर्पण यानी स्फेरिकल मिरर दो तरह के होते हैं। एक तरह जो है वह है उत्तल दर्पण, जिसे कॉन्वेक्स मिरर कहा जाता है, और दूसरे प्रकार जो है वह है अवतल दर्पण, जिसे कनकेव मिरर कहा जाता है। कन्वेक्स मिरर में क्या होता है कि ये जो है ये एक स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट होता है, जिसकी जो इनर साइड है, जो अंदर वाली हिस्सा है वह सिल्वर की हुई रहती है और बाहर वाली साइड से उसका इमेज आराम से देखा जा सकता है। तो इस प्रकार के जो दर्पण होती हैं उसी दर्पण को हम उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर कहते हैं। इसके ऑपोजिट जो अवतल दर्पण होती है वह भी एक स्फेरिकल सरफेस का भाग होती है, लेकिन इसमें जो सिल्वर किया हुआ रहता है वह बाहर से किया हुआ रहता है। यानी इसमें जो है इमेज देखने के लिए हम अंदर वाले सरफेस का यूज करते हैं। तो इस तरह के दर्पण को हम अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर कहते हैं। इस वीडियो में हम उत्तल और अवतल दर्पण के बारे में बहुत कुछ सीखने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ खास टर्म्स हैं जिसके बारे में हमारे पास बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब आइए देखते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो कि हम वन बाय वन समझेंगे। पहला है पोल ऑफ ए मिरर यानी दर्पण का ध्रुव, किससे हम कहेंगे दर्पण का ध्रुव। इसके बाद है सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। इसके बाद है रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। प्रिंसिपल एक्सिस जिससे हम मुख्य अक्ष कहते हैं, और इसके बाद है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। अब हम किसी मिरर को लेकर इन सभी टर्म्स के बारे में डिटेल जानकारी लेंगे। चलिए सबसे पहले हम कांच की किसी स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट ले लेते हैं। अब जब इस कांच की प्लेट की बाहरी हिस्सा को सिल्वर कर दिया जाता है तो ये एक मिरर बन जाती है, जो कि है हमारा अवतल दर्पण यानी कनकेव मिरर। अब इसी अवतल दर्पण का यूज करके हम डिफरेंट टर्म्स को समझने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहला जो टर्म है वह है कि मिरर का पोल क्या है, दर्पण का ध्रुव क्या है। तो कोई भी दर्पण का जो मिडिल पॉइंट होता है उसे हम कहते हैं दर्पण का ध्रुव, जो कि इस डायग्राम में पीले डॉट के द्वारा इंडिकेट किया जा रहा है। अब इसी पॉइंट को हम पोल कहते हैं, ध्रुव कहते हैं, जिसे पी द्वारा इंडिकेट किया जाता है। अब चूंकि ये जो सरफेस है स्फेरिकल सरफेस का एक पार्ट है, अगर हम पूरे स्फीयर का इमेजिन करें तो हमारा स्फीयर कुछ इस तरह का बनेगा। अब ये जो स्फेरिकल सरफेस है इसका जो सेंटर होगा वह सेंटर को हम सी द्वारा इंडिकेट करते हैं, और इसी पॉइंट को हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब ये जो दो पॉइंट हैं, एक पी और एक सी, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली जो स्ट्रेट लाइन होगी उसी लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस यानी मुख्य अक्ष। हमने प्रिंसिपल एक्सिस को समझ लिया। अब हमें समझने की जरूरत है कि रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या क्या है। तो वक्रता त्रिज्या क्या है ना, जो इमेजिनरी सरफेस है स्फेरिकल सरफेस है इसकी जो रेडियस है उसी को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। यानी सी और पी के बीच का जो डिस्टेंस है इस डिस्टेंस को हम आर द्वारा इंडिकेट करेंगे, और इससे ही हम कहेंगे वक्रता त्रिज्या यानी रेडियस ऑफ कर्वेचर। चलिए हमने इतना सारे टर्म्स को समझ लिया। अब एक टर्म्स बाकी रहा हमारा, वह है फोकल लेंथ यानी फोकस दूरी। किसी दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है इसे अब हमें समझने की जरूरत है। तो फोकस दूरी को समझने के लिए हमें इमेजिन करना होगा कि एक किरण आ रही है जो कि अनंत से आ रही है और
मिरर पर टकरा रही है, तो जो किरण अनंत से आती हैं वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जाती हैं। इस प्रकार हमने ड्रॉ कर लिया एक किरण, और वह किरण जो है वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है जो कि अनंत से आ रही है। इस प्रकार टकराने के बाद ये किरण जो है रिफ्लेक्शन होने के बाद कुछ इस तरह से इसकी डायरेक्शन हो जाएगी। तो ये जो किरण है ये रिफ्लेक्शन के बाद प्रिंसिपल एक्सिस के किसी खास पॉइंट से क्रॉस करती है जो कि F द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो इसी पॉइंट को हम उस मिरर का फोकस करते हैं, यानी जो पॉइंट F है इस पॉइंट को हम फोकस कहेंगे, और F और P के बीच का जो डिस्टेंस है उसी डिस्टेंस को हम फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहेंगे। तो फोकल लेंथ को F द्वारा इंडिकेट किया जाता है। तो यानी अब हम कह सकते हैं कि फोकस दूरी क्या है न, जब किसी मिरर पर प्रिंसिपल एक्सिस के समांतर कोई किरण आकर टकराती है और परावर्तन के बाद वह परावर्तित किरण प्रिंसिपल एक्सिस के जिस पॉइंट पर आकर गुजरती है उसी पॉइंट को फोकस कहते हैं, और ये फोकस और पोल के जो बीच का डिस्टेंस है इससे हम कहेंगे फोकस दूरी। अब हम उन सभी टर्म्स को उत्तल दर्पण के रेस्पेक्ट में समझने की कोशिश करेंगे। तो जब हम इसके इंटरनल साइड को सिल्वर कर देंगे तो यह बन जाएगा उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर। तो इस मिरर का जो मिडिल पॉइंट होगा उसी पॉइंट को हम पोल कहेंगे, और पोल को हम P द्वारा इंडिकेट करेंगे। अब चूंकि ये जो स्फेरिकल पार्ट है किसी एक स्फेयर का भाग हो सकता है, और उस स्फेयर का जो सेंटर होगा उसी सेंटर को हम C द्वारा इंडिकेट करेंगे, और इसी पॉइंट को ही हम कहेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता केंद्र। अब ये जो दो पॉइंट हैं P और C, ये दोनों पॉइंट को मिलाने वाली स्ट्रेट लाइन को हम कहेंगे प्रिंसिपल एक्सिस। अब ये जो इमेजिनरी स्फेयर है इसकी जो रेडियस होगी यानी P और C के बीच का जो डिस्टेंस होगा इसी डिस्टेंस को हम कहेंगे रेडियस ऑफ कर्वेचर यानी वक्रता त्रिज्या। इस प्रकार हमने वक्रता त्रिज्या तक समझ लिया। अब हमें समझने की जरूरत है कि फोकस दूरी क्या है, फोकल लेंथ क्या है किसी उत्तल दर्पण के केस में। तो फोकस दूरी को समझने के लिए हम इमेजिन करेंगे कि कोई एक रे है जो कि अनंत से आ रही है, और अनंत से आने वाली रे हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में होती है। तो जब ये रे आ रही है, ये किरण आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में, तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार ये वापस परावर्तित हो जाती हैं। तो ये जब परावर्तित हो जाती हैं तो ऐसा लगता है कि ये किरण जो है प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक खास पॉइंट यानी F से ये किरण निकल रही है, और ये F पॉइंट जो है ये दर्पण के पीछे है। तो इसी F पॉइंट को उत्तल दर्पण के केस में फोकस कहा जाता है, और P और F के जो बीच का जो डिस्टेंस है यानी पोल और फोकस के जो बीच का जो डिस्टेंस है इसी डिस्टेंस को हम फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ कहेंगे। इस प्रकार उत्तल दर्पण के केस में हमने सारे टर्म्स को समझ लिया। अब हम देखेंगे कि F और R के बीच क्या संबंध है। वास्तव में अब हम एक इक्वेशन को जानने वाले हैं जो इक्वेशन ये बताती है कि F और R के बीच का रिलेशन क्या है। तो आप जानते ही हैं कि F जो है ये फोकस दूरी को कहा जाता है, फोकल लेंथ को F द्वारा इंडिकेट किया जाता है, और ये जो R है यानी वक्रता त्रिज्या को R कहा जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर को R कहा जाता है। तो ये F और R दोनों के बीच कुछ रिलेशन है, और इस रिलेशन को हम एक मैथमेटिकल इक्वेशन के द्वारा स्थापित करेंगे। तो वह रिलेशन क्या है? तो वह रिलेशन ये है कि जो फोकस दूरी है वह हमेशा वक्रता त्रिज्या का आधा होगा, यानी F इज इक्वल टू R डिवाइडेड बाई 2। ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन को आपको नोट आउट कर लेना है, काहे कि डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व करने के दौरान ये इक्वेशन जो है आपके काम की आ सकती है। चलिए अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वस्तु और प्रतिबिंब यानी ऑब्जेक्ट एंड इमेज। फ्रेंड्स, हमारा सामना डेली लाइफ में अनेक प्रकार की वस्तुओं और उसके प्रतिबिंबों से होती हैं। आप कल्पना करें कि आप एक प्लेन मिरर के सामने खड़े हैं, तो आपके जैसा ही एक प्रतिबिंब मिरर के पीछे बनता है। तो यहाँ पर जो है दो तरह की चीजें हैं, एक है वस्तु, दूसरा है प्रतिबिंब। वस्तु वह चीज है जिसकी वास्तव में कोई अस्तित्व होती है, यानी वह पदार्थ वह चीज जिसकी वास्तव में अस्तित्व हो उससे हम ऑब्जेक्ट यानी वस्तु कहते हैं। लेकिन प्रतिबिंब वह चीज है जिसका वास्तव में कोई अस्तित्व नहीं होता है, लेकिन उसकी उपस्थिति का हमें झूठा आभास होता है, वह चीज को हम प्रतिबिंब या फिर इमेज कहते हैं। तो फ्रेंड्स, इस प्रकार की इमेज जो है हम कई क्षेत्रों में देख पाते हैं।
अगर हम किसी प्रोजेक्टर की मदद से किसी स्क्रीन पर कोई वीडियो क्लिप चलाते हैं तो उस स्क्रीन पर हमें तरह तरह की ऑब्जेक्ट दिखाई देती हैं, और ये सभी ऑब्जेक्ट जो हैं इसका वास्तव में उस स्क्रीन पर उपस्थिति नहीं होती है, लेकिन उसका हमें आभास होता है। तो इस तरह की जितनी भी चीजें हैं ये सभी चीजें जो हैं ये प्रतिबिंब है, ये इमेज है। इस प्रकार इमेज के बारे में हमें कुछ और जानने की जरूरत है। हमारा सामना जितने तरह के प्रतिबिंबों से होती हैं उन सभी प्रतिबिंबों को दो भागों में बांट दिया गया है। कुछ प्रतिबिंबों को हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहते हैं, जबकि कुछ अन्य प्रतिबिंबों को हम आभासी प्रतिबिंब या फिर वर्चुअल इमेज कहते हैं। क्या आप बता सकते हैं कि किस तरह की प्रतिबिंबों को, किस तरह की इमेज को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे और किस तरह की इमेज को हम आभासी प्रतिबिंब कहते हैं? अगर आपको नहीं पता तो आइए इसको जान लेते हैं कि क्या है वास्तविक प्रतिबिंब और क्या है आभासी प्रतिबिंब। वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब का जो मेन फंडा है उससे हमें समझना होगा। वास्तविक प्रतिबिंब का जो मेन फंडा है वो ये है कि वैसे प्रतिबिंब जिससे हम किसी पर्दा यानी स्क्रीन पर वास्तव में प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, हम अपने चारों ओर जितने भी तरह की प्रतिबिंब होती हैं उनमें कुछ ऐसे प्रतिबिंब देखते हैं जिससे हम किसी पर्दा पर यानी किसी स्क्रीन पर उतार सकते हैं, तो वैसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब कहेंगे। देखिए, जब हम किसी उत्तल लेंस के सहारे से जब माचिस की किसी तिल्ली को जलाते हैं तो हम देखते हैं कि माचिस की जो बारूद है उसके ऊपर सरसों के दाने के जैसे एक गोलाकार चमकीला इमेज बनती है। ये क्या है ना, ये जो है ये एक प्रतिबिंब है जो कि सूर्य का प्रतिबिंब है। तो देखिए, आप देख सकते हैं ये जो प्रतिबिंब है इसको हम किसी वस्तु पर उतार सकते हैं। तो वैसे प्रतिबिंब जिसको हम किसी वस्तु पर, किसी पर्दा पर या किसी दीवार पर उतार सके तो वैसे प्रतिबिंब को हम वास्तविक प्रतिबिंब यानी रियल इमेज कहेंगे। इसका दूसरा एग्जाम्पल आप देख सकते हैं कि जब हम किसी प्रोजेक्टर की मदद से किसी स्क्रीन पर कोई इमेज को हम उतारते हैं तो वह सभी क्या है ना, वह वास्तविक प्रतिबिंब का ही उदाहरण है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के साथ क्या है कि वैसे प्रतिबिंब जिससे हम पर्दा पर प्राप्त नहीं कर सकते हैं बल्कि उसकी उपस्थिति का हमें सिर्फ आभास होता है, तो वैसे प्रतिबिंब को हम आभासी प्रतिबिंब कहेंगे। हम प्लेन मिरर में जो अपनी तस्वीर देखते हैं ये क्या है, ये एक आभासी प्रतिबिंब है, क्योंकि हम अपनी जो इमेज है प्लेन मिरर के द्वारा जो हमारा इमेज बनाया जाता है उस इमेज को हम किसी पर्दे पर या किसी दीवार पर उतार नहीं सकते हैं। तो ऐसे इमेज को हम क्या कहेंगे ना, आभासी प्रतिबिंब कहेंगे, वर्चुअल इमेज कहेंगे। तो ये जो डिफरेंस है ये वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब का मेन डिफरेंस है। इसके अलावा वास्तविक और आभासी प्रतिबिंब के बीच कुछ और भी डिफरेंसेस हैं जो कि हमें जानना है। अब सवाल उठता है कि वास्तविक प्रतिबिंब कब बनता है और आभासी प्रतिबिंब कब बनता है। जब प्रकाश की किरणें वास्तव में किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। जब कभी भी प्रकाश का परावर्तन या अपवर्तन के पश्चात प्रकाश की किरणें किसी खास बिंदु पर आपस में मिलती हैं तो उस बिंदु पर वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब के साथ क्या घटना है कि जब प्रकाश की किरणें किसी खास बिंदु से निकलता हुआ प्रतीत होता है तो उस बिंदु पर आभासी प्रतिबिंब बनता है। यहाँ पर यही डिफरेंस है कि वास्तविक प्रतिबिंब तभी बनेगा जब सारी किरणें किसी एक खास बिंदु पर आपस में मिलेंगी। लेकिन आभासी प्रतिबिंब में क्या होता है कि किरणें आपस में मिलती नहीं है, लेकिन किसी खास जगह से, किसी खास बिंदु से सभी किरणें निकलती हुई प्रतीत होती हैं। अब आइए प्लेन मिरर के केस में हम देखेंगे कि आभासी प्रतिबिंब कैसे बनता है। आभासी प्रतिबिंब को समझने के लिए हम एक प्लेन मिरर का एग्जांपल लेते हैं। जब इस प्लेन मिरर के सामने एक ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो उस ऑब्जेक्ट से किरणें निकलती हैं और ये सभी किरणें आकर समतल दर्पण पर टकराती हैं। टकराने के बाद क्या होता है कि किरणों का परावर्तन होता है और ये सभी किरणें जो हैं वापस मुड़ जाती हैं। तो जितनी भी किरणें आपस में टकराती हैं समतल दर्पण के साथ, सभी किरणें ऐसे प्रतीत होती हैं कि किसी एक खास बिंदु से निकल रही हो। तो वह बिंदु जहां से सभी किरणें परावर्तन के पश्चात निकलता हुआ प्रतीत होता है उस बिंदु पर एक प्रतिबिंब बनता है, उस वस्तु का एक प्रतिबिंब बनता है जिससे हम आभासी प्रतिबिंब यानी वर्चुअल इमेज कहते हैं। यानी प्लेन मिरर में जितनी भी इमेज बनती है वे सभी इमेज क्या है, वे सभी इमेज आभासी प्रतिबिंब है, वर्चुअल इमेज है। इन दो प्रकार के प्रतिबिंबों के बीच और एक डिफरेंस है जो कि काफी इंपॉर्टेंट है। जब कभी भी और जहां कहीं भी वास्तविक प्रतिबिंब बने तो यह प्रतिबिंब हमेशा वस्तु के तुलना में उल्टा होता है, इन्वर्टेड होता है। लेकिन आभासी प्रतिबिंब क्या है कि जहां भी आभासी प्रतिबिंब बने वह हमेशा वस्तु जैसा ही सीधा प्रतिबिंब बनेगा। यानी वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा उल्टा बनता है जबकि आभासी प्रतिबिंब हमेशा सीधा बनता है।
इस प्रकार हमने वास्तविक प्रतिबिंब और आभासी प्रतिबिंब के बीच 3 मुख्य अंतर को जान लिया। अब हम अगले टॉपिक पर आएंगे, यानी अवतल दर्पण के लिए बिंब और प्रतिबिंब की स्थिति। इस टॉपिक में हम क्या देखेंगे? इस टॉपिक में हम देखेंगे कि किसी अवतल दर्पण के केस में, यानी कनकेव मिरर के केस में, किसी वस्तु को कहां पर रखने से उसकी प्रतिबिंब कहां बनती है। अगर वस्तु को फोकस में रखा जाए तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, वस्तु अगर अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगी, या फिर वस्तु अगर वक्रता केंद्र पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगी। इन सभी पॉइंट के बारे में अब हम जानेंगे। और ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है। तो ये डिफरेंट केस में हम इसको समझ लेते हैं कि प्रतिबिंब जो है कहां बनेगी। केस नंबर 1, इसमें हम क्या देखेंगे? इसमें हम देखेंगे कि अगर कोई वस्तु अनंत पर हो तो किसी अवतल दर्पण द्वारा उस वस्तु का प्रतिबिंब कहां पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो जब कभी कोई वस्तु अनंत पर हो तो उससे जो किरणें आती हैं, ये सभी किरणें हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल में ली जाती हैं। इसीलिए अनंत पर स्थित किसी वस्तु से अगर किरण आएगी तो वह कैसे आएगी? ना वह प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी। इस प्रकार एक किरण हमने डाल लिया जो कि प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है। अब यह किरण जब दर्पण पर आकर टकराती है तो परावर्तन के नियम के अनुसार ये वापस परावर्तित हो जाती हैं। और परावर्तित प्रकाश जो है, परावर्तित जो किरण है, यह किरण प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक खास बिंदु से होकर गुजरती हैं। और उस बिंदु को हम क्या कहते हैं ना, उस बिंदु को हम फोकस कहते हैं, जिससे यहाँ पर F द्वारा सूचित किया गया है। तो यानी हम कह सकते हैं कि जब कोई वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी? न उसकी प्रतिबिंब बनेगी फोकस पर। तो चलिए, ये तो क्लियर है कि अगर वस्तु अनंत पर हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगी। वस्तु अगर अनंत पर हो तो कनकेव मिरर द्वारा, अवतल दर्पण द्वारा उसका प्रतिबिंब फोकस पर बनेगा। यहां तक तो ठीक है। अब है क्या कि प्रतिबिंब जो बनेगी वह प्रतिबिंब कैसी बनेगी। तो ऐसी स्थिति में जो प्रतिबिंब बनेगी वह वास्तविक प्रतिबिंब बनेगी। और जब कभी भी और जहां कहीं भी वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, वह प्रतिबिंब कैसा होता है? वह प्रतिबिंब उल्टा होता है। यानी जो प्रतिबिंब बनेगा वह कैसा होगा? न वास्तविक और उल्टा। साथ ही साथ इसमें और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि इस तरह की जो प्रतिबिंब है वह अत्यधिक छोटा होगा, बिंदु आकार का होगा। तो ये रहा हमारा केस 1। अब हम केस 2 यानी स्थिति 2 पर विचार करते हैं। केस नंबर 2, इसमें हम क्या देखेंगे कि जब कोई वस्तु C से परे हो, यानी अगर कोई वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र C के बीच किसी बिंदु पर हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब अवतल दर्पण द्वारा किस बिंदु पर बनेगा और कैसा बनेगा। तो आइए C और अनंत के बीच एक वस्तु ले लेते हैं O, और इस वस्तु से निकलने वाली किरणों में से कोई एक किरण हम इस पर आपतित कराते हैं और वह किरण जो है अवतल दर्पण पर आकर टकराती है। तो परावर्तन के नियम के अनुसार होता क्या है कि ये किरण वापस परावर्तित हो जाती है और ये जो है प्रिंसिपल एक्सिस के C और F के बीच किसी बिंदु से होकर गुजरती हैं। यानी इस वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह C और F के बीच बनेगा। यानी वक्रता केंद्र C और फोकस F के बीच किसी एक बिंदु पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो ये रहा कि वस्तु कहां पर बनेगा, प्रतिबिंब कहां पर बनेगा। अब सवाल है कि ये जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब का स्वरूप कैसा होगा। तो इस तरह का जो प्रतिबिंब है वह प्रतिबिंब वास्तविक होगा, और अगर प्रतिबिंब वास्तविक है तो प्रतिबिंब क्या होगा ना, प्रतिबिंब उल्टा होगा। साथ ही इस तरह की स्थिति में हमेशा प्रतिबिंब जो होगा वह वस्तु के आकार से छोटा होगा। तो इस तरह का केस 2 हमने समझ लिया। अब आइए केस 3 को देखते हैं। केस नंबर 3 में हम क्या देखेंगे कि अगर कोई वस्तु को उस दर्पण के वक्रता केंद्र C पर रख दिया जाए तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी और कैसी बनेगी। तो इस स्थिति में वस्तु कहां पर रहेगा न, वस्तु वक्रता केंद्र C पर ही रहेगा। तो ये जो है, इस वस्तु से जब कोई प्रकाश की किरणें दर्पण पर आकर टकराती हैं तो वह किरणें कैसी होती है न, वह हमेशा दर्पण के सतह के परपेंडिकुलर होता है। यानी परावर्तन के बाद ये किरणें जो हैं वही रास्ता अपनाएगी जिस रास्ते से प्रकाश की किरणें आई थी। यानी परावर्तन के बाद प्रकाश का डायरेक्शन जो है पुनः वही होगा। यानी परावर्तित किरण जो है वह फिर आकर वक्रता केंद्र C से होकर ही गुजरेगी। यानी हम कह सकते हैं कि ऐसी स्थिति में वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह पुनः C पर ही बनेगा, वक्रता केंद्र पर ही बनेगा। और ऐसी स्थिति में क्या होगा न, वस्तु जो है उसकी प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। साथ ही साथ इसकी जो साइज होगी वह साइज कैसी होगी न, वस्तु का साइज जितना बड़ा है प्रतिबिंब का साइज भी उतनी ही बड़ी होगी। यहाँ एक सामान्य सा कंसेप्ट है कि
प्रतिबिंब जो है उसकी साइज कब समान होगी, कब छोटी होगी या कब बड़ी होगी, इसका एक सामान्य सा कंसेप्ट है। देखिए, जब कभी भी प्रतिबिंब की दूरी कम हो और वस्तु की दूरी अधिक हो तो प्रतिबिंब छोटी होगी, और प्रतिबिंब की दूरी अगर अधिक हो तो प्रतिबिंब जो है वह बड़ी होगी। तो ऐसी स्थिति में जो है हम क्या देखते हैं कि जहां वस्तु है वहीं प्रतिबिंब है, तो यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी जितनी वस्तु की दूरी भी उतनी। तो ऐसी स्थिति में उसकी जो साइज होगी, प्रतिबिंब की जो साइज होगी वह वस्तु के साइज के बराबर होगी। तो बात समझ में आ गई होगी कि अगर प्रतिबिंब की दूरी कम हो वस्तु की दूरी की तुलना में तो प्रतिबिंब छोटी होगी, और अगर प्रतिबिंब की दूरी अधिक हो वस्तु की दूरी की तुलना में तो प्रतिबिंब जो है वह बड़ी होगी वस्तु की साइज की तुलना में। इस प्रकार हमने केस 3 को भी समझ लिया। अब हम आएंगे केस 4 में। इस स्थिति में हम देखेंगे कि अगर वस्तु C और F के बीच हो तो प्रतिबिंब कहां बनेगी और कैसी बनेगी। क्योंकि वस्तु कहां पर है न, वस्तु C और F के बीच है। तो जब इस वस्तु से किरणें निकलकर दर्पण से टकराएगी तो परावर्तन के बाद ये जो परावर्तित किरण है प्रिंसिपल एक्सिस के एक ऐसे बिंदु से होकर गुजरेगी जो कि अनंत और C के बीच स्थित हो। कहने का मतलब ये हुआ कि प्रतिबिंब जो है वह C और अनंत के बीच किसी बिंदु पर बनेगी। यानी इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वह C से परे बनेगी, और इस स्थिति में क्या होगा कि प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा बनेगा। साथ ही साथ प्रतिबिंब की जो साइज है वह विवर्धित होगी, यानी प्रतिबिंब की साइज जो है वस्तु की साइज की तुलना में बड़ी होगी। इस प्रकार केस 4 से हमें यह स्थिति का पता चलता है। केस 5 में हम देखेंगे कि अगर वस्तु F पर हो, फोकस पर हो, तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी और कैसी बनेगी। क्योंकि वस्तु कहां पर है न, वस्तु F पर है। तो ये वस्तु जो है जब F पर है तो इससे जो किरणें निकलेगी और दर्पण पर टकराएगी तो वह दर्पण से टकराने के बाद उस किरण का जो डायरेक्शन होगा, परावर्तित किरण का जो डायरेक्शन होगा वह प्रिंसिपल एक्सिस के समानांतर होगा, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जब ये परावर्तित किरण प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगी तो ये कहां जाकर मिलेगी न, कंसेप्ट के अनुसार ये अनंत पर जाकर मिलेगी। यानी हम कह सकते हैं कि जब वस्तु F पर हो, फोकस पर हो, तो उसकी प्रतिबिंब अनंत पर बनेगी। साथ ही प्रतिबिंब का स्वरूप क्या होगा न, वह वास्तविक होगा और उल्टा होगा। और कंसेप्ट के अनुसार ऐसी स्थिति में प्रतिबिंब जो है वह अत्यधिक बड़ी होगी। इस प्रकार हमने यहां तक समझ लिया। अब हम केस 6 में देखेंगे, और ये केस 6 जो है थोड़ा अलग तरह का है, जिसमें हम देखेंगे कि प्रतिबिंब जो है वो वास्तविक न बनकर आभासी बनेगी। यह एक स्पेशल केस है। अब तक हमने जितने भी केसेस देखे सब में यही देखे कि प्रतिबिंब जो बन रही है वो वास्तविक और उल्टा बन रही है, लेकिन यही एकमात्र ऐसा केस है अवतल दर्पण के केस में जिसमें कि प्रतिबिंब जो है वह आभासी और सीधा बनेगा। तो इसमें क्या है कि वस्तु कहां पर है न, वस्तु P और F के बीच है। यानी जब कभी भी वस्तु पोल, दर्पण का जो पोल है, पोल और फोकस के बीच हो तो वैसी स्थिति में क्या होगा न, प्रतिबिंब कहां बनेगी और उसकी जो है स्वरूप कैसी होगी ये हम देखेंगे। तो वस्तु कहां पर है न, वस्तु F और P के बीच है। तो जब इस वस्तु से किरणें निकलकर दर्पण से टकराएगी तो ये परावर्तन के नियम के अनुसार ये परावर्तित हो जाएगी, और ये किरणें जो परावर्तित हो जाएगी ये किरणें किसी एक खास बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी, और वह बिंदु जो है प्रिंसिपल एक्सिस के एक ऐसे बिंदु से निकलती हुई प्रतीत होगी जो कि दर्पण के पीछे है। यानी ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बनेगी। तो यही एकमात्र ऐसी स्थिति है अवतल दर्पण के केस में कि जब प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के पीछे बनती है और आभासी बनती है। तो प्रतिबिंब कैसी होगी, तो जब आभासी होगी तो वह सीधा भी होगी, और ऐसी स्थिति में होगा क्या कि प्रतिबिंब का साइज जो है वस्तु के साइज से विवर्धित होगी, यानी बड़ी होगी। डिफरेंट केसेस को जानने के बाद अब हम देखेंगे कि आखिर अवतल दर्पण का उपयोग कहां कहां होता है। ऐसे दर्पणों का उपयोग टॉर्च, सर्चलाइट और गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अवतल दर्पण को ऐसे फिट किया जाता है ताकि अवतल दर्पण के फोकस पर बल्ब मौजूद हो, और ऐसे में क्या होता है कि जो किरणें बल्ब से निकलती हैं ये सभी किरणें परावर्तन के बाद एक पैरेलल बंडल के रूप में आगे बढ़ती हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हमें एक पैरेलल किरणों का बंडल मिलता है।
इस प्रकार अवतल दर्पण का जो पहला उपयोग है वह क्या है ना, टॉर्च, सर्च लाइट और गाड़ियों के हेडलाइट में किया जाता है। अगला जो इसका उपयोग है वह यह है कि चेहरे का बड़ा प्रतिबिंब देखने के लिए इसका उपयोग शेविंग दर्पणों के रूप में किया जाता है। जब हम शेविंग करते हैं तो हम चाहते हैं कि हमारा जो चेहरा है उसकी साइज, उसकी जो प्रतिबिंब है वह बड़ी साइज में हमें दिखाई दे, ताकि शेविंग करने में हमें सहूलियत हो। तो ऐसी स्थिति में शेविंग दर्पण के रूप में हम अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं। नेक्स्ट जो इसका यूज है वह है डेंटिस्ट के द्वारा। डेंटिस्ट दांत का बड़ा इमेज देखने के लिए अवतल दर्पण का यूज करता है। अगला उपयोग हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि सौर भट्टियों में सूर्य के प्रकाश को केंद्रित करने के लिए बड़े अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। जो सौर भट्टियां हैं उसमें सोलर एनर्जी को कलेक्ट करने के लिए बड़े बड़े अवतल दर्पण लगाए जाते हैं और इन सभी अवतल दर्पण द्वारा सौर एनर्जी को कलेक्ट करके उसके फोकस पर डाला जाता है ताकि सारे एनर्जी को कलेक्ट किया जा सके। इस प्रकार अवतल दर्पण का यूज जो है उसको हम इस तरह से लिख सकते हैं। चलिए, अवतल दर्पण के बारे में हमने काफी कुछ सीख लिया। अब हम देखेंगे उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर के बारे में कुछ विशेष बातें। हम इसमें देखेंगे कि कन्वेक्स मिरर के केस में किसी वस्तु को कहां पर रखने से उसकी प्रतिबिंब कहां बनती है। केस 1 में हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी और कैसी बनेगी। जब वस्तु अनंत पर हो तो उससे जो किरणें आती हैं वह हमेशा प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल ली जाती हैं। इस प्रकार ये जो किरण है, ये किरण आकर जो हमारा दर्पण है, जो कन्वेक्स मिरर है, उस पर आकर टकराती हैं। टकराने के बाद परावर्तन के नियम के अनुसार ये किरण वापस परावर्तित हो जाती हैं और ऐसा मालूम होता है कि ये किरण जो है दर्पण के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक खास बिंदु से ओरिजिनेट हो रही है और वह बिंदु है एफ यानी फोकस। तो हम कह सकते हैं कि प्रतिबिंब जो है वह दर्पण के फोकस एफ पर बनेगा। साथ ही साथ प्रतिबिंब अब जो है वह कैसी होगी न, प्रतिबिंब होगी आभासी और सीधा, क्योंकि ऐसे प्रतिबिंब को हम किसी पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं और प्रतिबिंब का जो साइज होगा वह अत्यंत छोटा होगा। इस प्रकार हमने केस 1 को समझ लिया। अब हम आते हैं केस 2 में। केस 2 में हम देखेंगे कि जब वस्तु अनंत और ध्रुव P के बीच किसी बिंदु पर हो तो उसकी प्रतिबिंब कहां बनेगी और कैसी बनेगी। अब हम देख लेते हैं कि एक पॉइंट है O, जो कि अनंत और ध्रुव P के बीच कोई एक बिंदु है। तो जब इस बिंदु पर कोई एक वस्तु हो और उस वस्तु से किरणें आकर दर्पण पर टकराती हैं तो ये किरणें परावर्तन के नियम के अनुसार परावर्तित हो जाती हैं और ये परावर्तित किरण ऐसे प्रतीत होती हैं कि ये दर्पण के पीछे प्रिंसिपल एक्सिस के किसी एक पॉइंट से निकल रही हो और वह पॉइंट का जो पोजीशन है वह है P और F के बीच। यानी ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं कि वस्तु का प्रतिबिंब जो है वह P और F के बीच किसी बिंदु पर बन रही है। अगर हम प्रतिबिंब के स्वरूप की बात करें तो प्रतिबिंब हमेशा आभासी और सीधा होगा। साथ ही साथ इसकी साइज जो है वह वस्तु की साइज से छोटी होगी। तो हमने क्या देखा कि अवतल दर्पण के केस में प्रतिबिंब वास्तविक और आभासी दोनों प्रकार की बन सकती हैं, लेकिन उत्तल दर्पण के केस में कभी भी वास्तविक प्रतिबिंब नहीं बन सकता है। प्रतिबिंब हमेशा आभासी बनता है और सीधा बनता है। साथ ही साथ वस्तु के साइज की तुलना में प्रतिबिंब का साइज जो है वह छोटा होता है। चलिए, उत्तल दर्पण के दोनों केसों को हमने समझ लिया, केस 1 और केस 2। अब हमारे लिए जरूरी है कि आखिर उत्तल दर्पण यानी कन्वेक्स मिरर का यूज कहां कहां होता है। इसका यूज जो है, इसका यूज गाड़ियों में होता है बैक मिरर के रूप में, ताकि हम पीछे का दृश्य देख सके। जहां कहीं भी गाड़ी में मिरर का यूज किया जाता है तो वह हमेशा उत्तल दर्पण होता है, कन्वेक्स मिरर होता है। मिरर से रिलेटेड तमाम जानकारियों से रूबरू होने के बाद अब हम अपना सारा ध्यान केंद्रित करेंगे दर्पण सूत्र यानी मिरर फॉर्मूला पर। आखिर क्या है यह दर्पण सूत्र? ये जो दर्पण सूत्र है ये एक मैथमेटिकल इक्वेशन है, मैथमेटिकल फॉर्मूला है, जिसका यूज हम तब करते हैं जब हमें दर्पण से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना होता है। तो आइए देखते हैं कि क्या है इक्वेशन। ये जो फॉर्मूला है ये है कि 1 डिवाइडेड बाय V प्लस 1 डिवाइडेड बाय U इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय F। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि V जो है ये है प्रतिबिंब दूरी यानी इमेज डिस्टेंस, जबकि U जो है वह है वस्तु दूरी यानी ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और F जो है वह है हमारा फोकस दूरी यानी फोकल लेंथ। ये इक्वेशन को जाने बगैर हम डिफरेंट न्यूमेरिकल्स को सॉल्व नहीं कर सकते हैं।
इस इक्वेशन को यूज करने में अक्सर स्टूडेंट्स गलतियां कर देते हैं, कहा है कि उनको पता नहीं होता है कि कब हमें इन सभी क्वांटिटीज को v, u और f को पॉजिटिव में लेना चाहिए और कब हमें इससे नेगेटिव में लेना चाहिए। तो आइए हम देखते हैं कि क्या है इसके बीच का फंडा, कि कब हमें v, u और f को पॉजिटिव में लेना चाहिए और कब हमें नेगेटिव में लेना चाहिए। मिरर से रिलेटेड डिफरेंट न्यूमेरिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने से पहले हमें कुछ बेसिक्स रूल्स पता होने चाहिए। जब तक ये रूल्स हमें पता नहीं होगी तब तक हम न्यूमेरिकल्स को करेक्टली नहीं बना सकते हैं। और इसी रूल्स को जानने के लिए हम पढ़ते हैं गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी, यानी साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर्स। इसमें जो पहली बात है वो ये है कि जो हम ऑब्जेक्ट लेंगे वो हमेशा मिरर के लेफ्ट साइड में लेंगे, यानी ऑब्जेक्ट हमारा लेफ्ट साइड में रहेगा और मिरर जो है वो राइट साइड में रहेगा। ये है पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट ये है कि हमें जो भी डिस्टेंस निकालनी हो, चाहे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हो या इमेज डिस्टेंस हो या फोकल लेंथ हो या कुछ भी हो, तो सारे डिस्टेंसेस को हम मेजर करेंगे। जो मिरर का जो पोल है, जो ध्रुव है, उस ध्रुव से हम दूरी को नापना शुरू करेंगे। यह है सेकंड पॉइंट। अगला पॉइंट यह है कि ये जो पॉइंट है पोल, इसको हम ओरिजिन मान लेंगे और इसके राइट साइड वाले जो भाग है उसको हम पॉजिटिव लेंगे और लेफ्ट साइड वाली जो भाग है उसको हम नेगेटिव लेंगे। यानी पोल से राइट में जितनी भी डिस्टेंसेज हमारी होगी वह सारे डिस्टेंसेज को हम पॉजिटिव में लेंगे और पोल से नेगेटिव साइड में जितनी भी डिस्टेंसेज हमको मेजर करनी होगी सारे डिस्टेंसेज को हम नेगेटिव में लेंगे। अगला पॉइंट यह है कि अगर ऑब्जेक्ट या इमेज का अगर हमें हाइट जानना हो तो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी हाइट है, जो हाइट हमको मेजर करना है, सारे हाइट्स को हम पॉजिटिव में लेंगे और जितनी भी डेप्थ्स हैं प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे, जितनी भी डेप्थ्स हैं, सारे डेप्थ्स को हम अगर हम मेजर करेंगे तो उससे हमें नेगेटिव में मेजर करना होगा। बस यही है कुछ बेसिक्स रूल्स। इसी रूल्स को फॉलो करके अगर हम न्यूमेरिकल्स बनाएंगे तो न्यूमेरिकल्स हमारा गलत नहीं होगा और हम करेक्टली न्यूमेरिकल को बना सकते हैं। चलिए हमारा अगला टॉपिक है आवर्धन। इससे हम इंग्लिश में मैग्निफिकेशन कहेंगे। आवर्धन शब्द जो है ये बताती है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा है। होता क्या है कि वस्तु का जो प्रतिबिंब बनता है वह कभी वस्तु से बड़ी होती है, तो कभी वस्तु से छोटी होती है, तो कभी वस्तु के बराबर होता है। तो ये जो है ये आवर्धन शब्द हमें ये बताती है कि आखिर ये जो प्रतिबिंब है वस्तु के साइज से कितना गुना बड़ा है। अगर कोई प्रतिबिंब वस्तु के साइज का 2 गुना है तो हम कहेंगे कि इसका आवर्धन जो है वह 2 है। अगर किसी प्रतिबिंब वस्तु के साइज से 4 गुना है तो हम कहेंगे कि आवर्धन जो है वह 4 है। तो आवर्धन शब्द हमें यह बताती है कि प्रतिबिंब जो है वस्तु से कितना गुना बड़ा है। अब आवर्धन के लिए फॉर्मूला क्या है कि इससे हम आवर्धन को m द्वारा इंडिकेट करते हैं। आवर्धन निकालने के लिए हम क्या करेंगे कि प्रतिबिंब की ऊंचाई और वस्तु की ऊंचाई का अनुपात निकाल देंगे। बस यही फॉर्मूला जो है इससे ही हम आवर्धन का फॉर्मूला कहेंगे। अगर हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई पता है और वस्तु की ऊंचाई पता है तो दोनों का जो रेशियो होगा वही होगा हमारा आवर्धन। अगर हमें ऊंचाई नहीं पता तो इसको हम दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं। आवर्धन का दूसरा फॉर्मूला v डिवाइडेड बाय uv होता है। ये हम तब यूज करेंगे जब हमें ऊंचाई नहीं पता हो। तो हम क्या करेंगे, v और u का रेशियो निकाल देंगे। जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वही होगा हमारा आवर्धन। v क्या है, v है प्रतिबिंब की दूरी और u जो है वह है वस्तु की दूरी। तो प्रतिबिंब दूरी और वस्तु दूरी को आपस में डिवाइड कर देंगे, जो रिजल्टेंट वैल्यू आएगा वही होगा हमारा आवर्धन। इस प्रकार हमने आवर्धन को समझ लिया।